जय हिंद। कल हम लोग का पीवाईक्यू सीरीज 60 नंबर क्वेश्चन में आके रुक गया था और आज हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन से आगे चलने वाले हैं और आज हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सीरियस वे में अपना कॉपी और पेन निकाल करके कुर्सी में बैठ करके सिस्टमैटिक ढंग से सीरियस मोड में आप लोग को मार्क करते हुए चलना है। जैसा कि डे 1 से हम लोग कवर करते हुए आए हैं और आज है डे 18 और आज है दिसंबर 25 है आज को। तो बहुत ज़्यादा समय आप लोग के पास अभी नहीं है नेट एग्जामिनेशन के लिए। 10 तारीख को आप लोग का नेट एग्जामिनेशन दिया हुआ है सेकेंड शिफ्ट में। तो इसीलिए गिना चुना ये 8-10 दिन 12 दिन गिना चुना है। तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में आप लोग को अपना तैयारी पे ध्यान देना है। तो जैसे कि हम लोग हर वीडियो में करते हुए आए हैं कि आप लोग अपना कॉपी में 1 2 3 4 करके आप लोग लिख चुके होंगे अभी तक और सही और गलत को आप लोग खुद से एनालाइज कर रहे होंगे अपने कॉपी में। और जो भी जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है आप अपना कॉपी में मेंशन करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन तक कल हो चुका था और ये बात हो रहा है दिसंबर 23 के क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग का, दिसंबर 23 शिफ्ट 2 का। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है? इतिहास की व्याख्या की लालसा इतनी गहरी है कि जब तक हमारे पास अतीत पर कोई रचनात्मक रूपरेखा नहीं होती, हम या तो रहस्यवाद या निंदकवाद की ओर आकर्षित होते हैं। तो बताना है कि ये वाला जो बात है, ये वाला बात किसने व्यक्त किया था। डेविड ह्यूम द्वारा इतिहास पर एक अभिव्यक्ति है। मार्क्सवादी इतिहासकारों की राय को दर्शाता है। इतिहास की व्याख्या के विषय पर एफ पॉविक की राय है। ई एच कार द्वारा प्रयुक्त एक उद्धरण है। यह अतीत के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, ये अधिकतर स्टूडेंट के लिए आउट ऑफ द बॉक्स ही होता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन से बहुत डरना नहीं है। इसका आंसर है सी डी ई, मतलब एफ पॉविक का ये राय है। ई एच कार के ये द्वारा ये उद्धरण दिया गया है और यह अतीत के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डी ई। तो इस तरह क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। एफ पॉविक यह उद्धरण उनकी पुस्तक द क्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री में आया है। ये सब याद रखने का जरूरत है। एफ पॉविक का किताब है द क्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री और हिस्टोरियन और उसके बुक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और एफ पॉविक से रिलेटेड तो ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। तो इसीलिए इनका जो बुक है द क्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, ये वाला को एक याद रख लेना है। ई एच कार का तो व्हाट इज हिस्ट्री है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। हम लोग डे 1 से कवर करते आए हुए हैं, तो अभी तक 3 क्वेश्चन मिल चुका है ई एच कार से रिलेटेड और व्हाट इज हिस्ट्री से रिलेटेड उसका चैप्टर सजाने के लिए दे दिया गया था, जैसा कि आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट है रचनात्मक दृष्टिकोण है। यह कथन इतिहास को समझने के लिए एक सक्रिय और सूचित दृष्टिकोण पर जोर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कई अधिकरणों और प्रकरणों में विभाजित है। बताना है कि कितना में विभाजित है। 15 180, 21 160, 31 160 या 31 180। तो ये वाला तो थोड़ा सा फेमस है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ये 15 और 180 में विभाजित है। ये 15 भाग 180 में विभाजित है। 15 अधिकरण, 15 पुस्तक या अध्याय और 180 प्रखंड, मतलब कि खंड में ये विभाजित है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा इसको याद रख लेना है। और अर्थशास्त्र जो कि मौर्यकालीन जो हम लोग को प्रशासन के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कांग्रेस के साथ इन लोगों का मिलन एक रोगग्रस्त अंग का एक स्वस्थ शरीर के साथ मिलन है और यदि कांग्रेस को रक्त विषाक्तता से होने वाले मृत्यु से बचाना है तो एकमात्र उपाय शल्य चिकित्सा से अलग होना है। तो ये वाला भी 60 नंबर क्वेश्चन जैसा है कि ये वाला बात किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किया गया है, ये गलत है। मदन मोहन मालवीय ने कहा था, ये भी गलत है। एच ए वाडिया ने लिखा था। फिरोज शाह मेहता ने भी यही बात को कहा और यह चरमपंथी पर एक प्रतिबिंब है। मतलब कि सी डी ई जो है इसका सही आंसर हो जाता है सी डी ई, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं कहा गया था और ना ही मदन मोहन मालवीय का था, और ये एच ए वाडिया के द्वारा ये उद्धरण प्रस्तुत किया गया था। प्रमुख समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक को उनके संपादकीय के रूप में उपयोग करने के लिए उपयोग किया गया था। तो ये वाला चीज से हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं कि फिरोज शाह मेहता और बॉम्बे क्रॉनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। डी नंबर स्टेटमेंट भी सही है। कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों के साथ उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता ने भी कांग्रेस के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाने की चरमपंथी की क्षमता के बारे में समान चिंताएं साझा की और अक्सर उनके तरीके की आलोचना की। तो फिरोज शाह मेहता एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उस समय का, और ये चरमपंथी पर प्रतिबिंब है, इसीलिए ये जो सी डी और ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है तारकेश्वर सत्याग्रह के बारे में, जो कि कब हुआ था? जो हुआ था 1924 में हुआ था। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये विनोबा भावे के नेतृत्व में नहीं हुआ था। ये हुआ था विश्वानंद और सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद के नेतृत्व में हुआ था। मतलब ए को अगर हम लोग गलत कर देते हैं तो ए ए यहाँ यहाँ आ रहा है, ये दोनों गलत है। बी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसने महावीर दल का गठन किया था विश्वानंद और सच्चिदानंद ने। तो बी जहां आ रहा है उसको सही कर देना है। यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ये भी सही बात है। सी भी सही है, बी और सी सही है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर आ गया। ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था, नहीं है, इसमें ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं था, बल्कि ब्रिटिशों ने इसको दबाने का कोशिश किया था, ये वाला तारकेश्वर सत्याग्रह को। और चित्तरंजन दास सत्याग्रह से जुड़े थे, ये बात भी सही है तारकेश्वर सत्याग्रह के बारे में। तो मतलब कि बी सी और ई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारकेश्वर सत्याग्रह। तारकेश्वर सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, ये 1924 में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है विश्वानंद और सच्चिदानंद ने किया था, जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन से प्रेरित था। इस आंदोलन का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तारकेश्वर मंदिर के महंत के भ्रष्ट प्रथाओं का विरोध करना था, इसीलिए ये एक धार्मिक आंदोलन था। यहाँ तारकेश्वर सत्याग्रह से सही विकल्प दिया गया। ये दोनों महावीर दल का गठन किया गया था सच्चिदानंद और विश्वानंद के द्वारा। ये एक धार्मिक आंदोलन था और चित्तरंजन दास भी आगे जाकर के इससे जुड़ गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, और ये मैच द फॉलोइंग करने बोला है। और इसमें है कि कांग्रेस का अधिवेशन और उसका अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में बोलना है। तो ये बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन 1912, ये वाला बिहार में हुआ था, और इसके जो नेतृत्व करता थे ये थे मुधोलकर। मतलब कि ए का थ्री दो जगह आ रहा है। ए का थ्री कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906, तो 1906 में नरोजी थे, तो मतलब कि बी का फोर। तो बस हो गया, आंसर खत्म हो गया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। और 1901 के लीडर थे हकीम अजमल खां, और 1917 में सबसे पहला महिला जो नेतृत्व करता थी वो थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की सबसे पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है 65 का सही आंसर हो जाएगा। बांकेपुर अधिवेशन 1912, ये मुधोलकर के द्वारा हुआ था अध्यक्ष। 1906 ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। और ये अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1921 वाला हकीम अजमल खान के नेतृत्व में हुआ था। और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917, ये एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी सजाने के लिए दिया जा सकता है। इसमें तो सिर्फ नेतृत्व करता लीडर के बारे में पूछा है, अध्यक्ष के बारे में पूछा है, लेकिन सिर्फ ईयर को हटा करके सिर्फ आप लोग से पूछा जा सकता है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, बांकेपुर, अहमदाबाद, और इस तरह करके क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए पूछा जा सकता है। इसीलिए उसके लिए भी आप लोग को रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, और ये अबुल फजल के बारे में क्वेश्चन है कि अबुल फजल के बारे में बताना है कौन सा सत्य है। तो अबुल फजल शेख मुबारक का दूसरा पुत्र था। तो ये बात सही है, वो शेख मुबारक का ही बेटा था। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित एक स्मारक की कृति है, तो ये बात तो बहुत पॉपुलर है। अकबरनामा जो है आईने अकबरी, ये अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है। तो ए और बी तो सही हो जाएगा, ए और बी को सही कर देना है। तो सिर्फ यहीं पे आ रहा है ए और बी, और बाकी में ए और बी नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया।
ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। मुआजम उल बुल्डन के भाग का अनुवाद किया है, ये नहीं किया है अबुल फजल ने। ये एक कोई अज्ञात लेखक के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। अबुल फजल की हत्या राजकुमार सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला कर देता है। तो ये बात भी सही है, जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को अबुल फजल की हत्या करने के लिए कहा था और वो कर देता है। इसके बाद से अकबर भी जो है बहुत हैरानी में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया। अबुल फजल ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था, ये बात भी सही है। रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद करता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी और ई जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अबुल फजल, आपको पता होगा कि अबुल फजल अकबर के समय पीरियड में एक प्रोमिनेंट व्यक्ति था, जो कि अकबर का संरक्षक भी था, उसका मंत्री भी था। और नहीं, सॉरी सॉरी, वो बैरम खान था, बैरम खान। ये अबुल फजल अकबर के समय में नौरत्न था और इसने बहुत सारा रचना लिखा था, जिसमें कि आईने अकबरी अकबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट था। और बाद में जा करके महाभारत का अनुवाद भी करता है रज्मनामा के नाम से। और इसकी हत्या कर देता है, सलीम के द्वारा करवा दिया जाता है वीर सिंह बुंदेला के से। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यूजीसी पूछ चुका है कि अबुल किसने हत्या किया था। तो वीर सिंह बुंदेला से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। ये जो मुआजम उल बुल्दन है, इसका अनुवाद जो है अबुल फजल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन है पैसेज का क्वेश्चन है, गद्यांश। तो आप लोग पहले अच्छा से वीडियो को पॉज करके आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लेंगे और हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसका 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, उसी के बेस पे अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस युद्ध के परिणाम क्या थे? मराठों ने उत्तर भारत में अपना समर्थन खो दिया। मराठों को जन धन और सैन्य शक्ति में भार क्या नहीं था बताना है, ठीक है। नहीं को अंडरलाइन कर लेना है। इस युद्ध के परिणाम क्या नहीं थे? तो ये वाला तो परिणाम था इसका। मराठाओं को जन धन और सैन्य शक्ति की भारी हानि हुई, ये भी था। ये पैसेज में आप लोग को मिल जाएगा सीधा। भयानक विपत्ति का समाचार हेतु सुनते ही पेशवा बाजीराव बालाजी की मृत्यु हो गई। पेशवा बालाजी राव की मृत्यु हो गई, ये वाला भी बात सही है। इसने अहमद शाह अब्दाली के लिए उत्तर भारत में राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। यही वाला जो है ना, इसका गलत है, इसका परिणाम ये नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों की हार का एक कारण कौन सा नहीं था? फिर से पूछा है नहीं था, तो जहां जहां नहीं था आप लोग को क्वेश्चन में ऐसा मिलता है, तो सबसे पहले उसको अपने अंडरलाइन कर लीजिए। हालांकि सीबीटी मोड में ये एग्जाम होता है, तो अंडरलाइन करने का मौका मिलता नहीं है, लेकिन आप लोग मन से ये वाला चीज को आप लोग नोटिस करते हुए चलना कि कहाँ नहीं पूछा है और कहाँ सत्य पूछा है, ठीक है। तो क्या कारण नहीं था? उत्तर के सभी मुस्लिम नेता मराठों के विरुद्ध एकजुट हो गए, ये है सही है। सूरजमल जाट के छोड़कर अन्य हिंदू शासक इसमें शामिल नहीं हुए और भाऊ का समर्थन किया, ये भी सही है। मराठा लड़ने और गौरवपूर्ण कार्य करने में कमजोर पड़ गए, ये वाला जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला गलत है। बाकी ये भी सही है, स्वयं मराठा सरदारों के बीच अभियानों की योजना को लेकर मतभेद था, तो इसके कारण भी विफल हो जाता है। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको यूजीसी जो है वो खत्म कर दिया, मतलब कि ये यूजीसी नेट जो है हटा दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन बनता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, और उसी गद्यांश के आधार आधार पर यह क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कौन सा युद्ध के बारे में उल्लेख कर रहा है? खानवा का युद्ध, पानीपत का तीर्थ युद्ध, चमकौर का युद्ध, या या फिर बिलग्राम का युद्ध? तो ये वाला जो है, ये पानीपत का तीर्थ बैटल के बारे में बात कर रहा है, जो कि 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच। खानवा का युद्ध, ये तो बाबर का युद्ध है, 1527 में हुआ था, बाबर और राजपूत के बीच होता है। चमकौर का युद्ध ये 1704 में हुआ था, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में हुआ था और मुगल सेना के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध ये तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था 1540 के में। इसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता है। और ये जो है पानीपत का तीर्थ युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यक्षदर्शी इस युद्ध का कौन था? संभाजी ज्योति, काशीराज पंडित, गुरु रामदास, कान्होजी अंगना? तो ये जो प्रत्यक्षदर्शी है, ये है काशीराज पंडित। काशीराज पंडित इसका प्रत्यक्षदर्शी था, ठीक है।
ये थोड़ा-सा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है काशीराज पंडित के द्वारा, मतलब कि उसके बारे में। तो आप लोग इसके बारे में आप लोग पीडीएफ में जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारा कुछ का आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में। बहुत ईज़िली से आप लोग जॉइन कर सकते हैं। बहुत ईज़िली से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं चलते-फिरते, ट्रेन में, बस में, कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हमेशा कॉपी किताब आपके पास रहे ये ज़रूरी नहीं है। आजकल मोबाइल से ही अधिकतर पढ़ाई हो जाता है, ठीक है? लेकिन किताब के ऊपर भी ध्यान देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम का लास्ट वाला एरिया और बिपिन चंद्रा का ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ये दोनों एरिया को बहुत ही बारीकी से कवर करना है, ठीक है? बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, इस युद्ध में सेनापति कौन था? सेनापति, ये तो फेमस युद्ध है, और सेनापति कौन था? सदाशिव राव भाऊ जो है वो सेनापति था इस युद्ध का। इस युद्ध मतलब कि पानीपत का तृतीय युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी पैसेज ही है, तो आप लोग को वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग को इसी के बेस पे आगे जवाब देना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 72 पैसेज के आधार पे ही जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह का प्रेरक कारण था? अवध का विलय, सामाजिक सुधार, रेलवे का निर्माण, चर्बी वाला कारतूस। सब जरूरी था, लेकिन ये जो चर्बी वाला कारतूस है, ये लास्ट में आग का में घी का काम कर दिया लास्ट में। तो ये तो फेमस है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि 1857 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पैसेज में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि पैसेज में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है दिसंबर 2023 में। और भी 1857 से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पास्ट में पूछा है बहुत सारा, जो कि हम लोग आने वाला समय में जितना भी हम लोग कर पाएंगे कवर, उतना हम लोग कवर करने करेंगे, ठीक है? तो एनफील्ड P53 राइफल को शुरुआत, जिसके लिए सैनिक के चिकनाई वाले कारतूस को सिरों को काटने की आवश्यकता थी। अफवाह था कि इसमें सूअर और गाय का मांस मिलाया गया था। तो ये वाला राइफल के बारे में भी पूछा जाता है, एनफील्ड P53 राइफल, जिसको कि चेंज करके लाया गया था, ठीक है? नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, स्वराज के लिए हिंदू और मुसलमानों के एक साथ खड़े होने का आह्वान किसने किया था? तो ये किया था हिंदुस्तान का बादशाह जो है, वो था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो है, दोनों को साथ खड़े होने का आह्वान किया था। और ये वाला विद्रोह जो हुआ था 1857, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे। नाना साहब 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे, और आप लोग को बताना है कि नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किए थे। और आप लोग को मौलवी अजीमुल्लाह के बारे में भी बताना है कि ये भी कहाँ से नेतृत्व किए थे। और बेगम हजरत के महल के बारे में भी बताना है कि इसका नेतृत्व कहाँ से किया गया था, ठीक है? ये तीनों का नेतृत्व कहाँ कहाँ से किया गया था, ये आप लोग को बताना है। ये बहादुर शाह जफर, ये तो दिल्ली से नेतृत्व किया था, और बाकी ये तीनों के बारे में बताना है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग को मैच द फॉलोइंग में, मतलब कि सीधे दे देता है कि लखनऊ, दिल्ली, अवध, कानपुर, बिहार, और सामने नाम दे देता है और पूछता है कि कहाँ कहाँ से कौन कनेक्टेड है, ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन 1857 से बनता है। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि 1857 जो एरिया है, वो आप लोग बहुत अच्छा से कवर करके आप लोग को रखना है। और 1857 में जो जो बुक लिखा गया है 1857 रिवोल्ट के ऊपर, वो वाला भी आप लोग को पता होना चाहिए, वहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, दीन दिन का क्या तात्पर्य है? केवल हिंदू धर्म की रक्षा, केवल इस्लाम धर्म की रक्षा, स्वयं की धर्म की रक्षा, या किसी धर्म की रक्षा नहीं? तो ये वाला पढ़ने से ही आंसर आ जा रहा है कि स्वयं का धर्म का रक्षा का मतलब है दिन दिन। और ये दिन दिन आप लोग को मिला होगा, पैसेज में ही मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्लाइल के विवरण का आलोचक कौन है? बिस्मार्क है? नहीं, ये नहीं है। गैरिबाल्डी? ये भी नहीं है। मैजनी जो है इसका आलोचक है, क्लाइल का विवरण का आलोचक। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि मैजनी का जीवनी किसके द्वारा लिखा गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूजीसी पूछ चुका है, और हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखता हूँ कि आप लोग को कितना याद है इसके बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विद्रोह के इतिहास लेखन के बारे में कौन सा कथन गलत है?
कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन तुच्छ और क्षणिक शिकायतों पर आधारित नहीं हो सकता। तो ये वाला सही बात है। छोटा-मोटा बात के लिए कोई भी नहीं होता है। अंग्रेजी लेखक ने विद्रोह का सही विवरण दिया है। स्वधर्म और स्वराज महान सिद्धांत थे। सभी महान क्रांतियों की असंगत कड़ियों को सही कारणों को समझ से जोड़ना असंभव है। तो इसमें गलत पूछ रहा है ना, कौन सा गलत है? तो ये वाला गलत है। अंग्रेजी लेखकों ने विद्रोह का सही विवरण दिया है, ये वाला गलत है। क्योंकि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है, इसका विरोध में अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं और जो अंग्रेजी लेखन है, जो यूरोपीय लेखन है, उसको नकार देते हैं। ठीक है? तो यह कथन अंग्रेजी लेखक का विद्रोह का सही विवरण दिया है, ये बात गलत है। इसमें जो नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियन है, वो जो है इस बात को नकार देते हैं कि वेस्टर्न राइटिंग जो है वो इस बात को लेके राजी है कि 1857 का कारण जो है वो चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है? तो ये हम लोग का 10 पैसेज हम लोग का कवर हो चुका है, जो कि पेपर 2 में आप लोग से पूछा जाता है। सॉरी। और आप लोग को बताना है कि 10 क्वेश्चन में कितना सही आप लोग का हो रहा है। टोटल आप लोग का यूजीसी नेट में टोटल 15 पैसेज आप लोग से पूछा जाएगा। पेपर 1 में 5 क्वेश्चन और पेपर 2 में 10 क्वेश्चन। और यहाँ पे 12 में से 15 में से आप लोग को 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को सही करने का कोशिश करना है। ठीक है? तब जा करके नेट या जेआरएफ के लिए बहुत आसान इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। खैर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जो कि पूछ रहा है कि अलवर और नैनार किससे संबंधित है? अलवर तो विष्णु से संबंधित है और नैनार शिव से संबंधित है। विष्णु और शिव, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है कि इसमें वेदवाद और हिंदू धर्म को भी हम लोग को सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें जैन धर्म को काटना पड़ेगा हम लोग को, ई को काटना होगा और ए बी सी डी जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा है अलवर और नैनार से, पास्ट में बहुत क्वेश्चन पूछा है और ये भी पूछा है कि अलवार कितना था और नैनार कितना था। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अलवार और नैनार की संख्या कितनी कितनी थी। और यदि आप लोग क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजा सकते हैं तो वो भी आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो अ, अलवार का जो भी व्यक्ति है, अलवार को मानने वाले, उनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। अल्लामा प्रभु और मल्लार के द्वारा। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हस्ती है, जो दोनों से कनेक्टेड है, वहां से क्वेश्चन बना है आप लोग का। तो इसीलिए थोड़ा सा सीरियस होके अलवार और नैनार को भी कवर करना है, जो कि भक्ति और सूफी मूवमेंट का हिस्सा है। और मैंने आपको बताया है कि भक्ति मूवमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, भक्ति और सूफी मूवमेंट। ठीक है? तो इसको पीडीएफ से आप लोग को जाके पढ़ लेना है। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। जैनियों के अनुसार सिद्ध आत्माएं कितनी है? 2 श्रेणियां, 3 श्रेणियां, 4 श्रेणियां या 5 श्रेणियां? सिद्ध आत्माएं का मतलब क्या होता है? सिद्ध आत्माएं का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिसको मोक्ष मिल गया हो। तो इसका आंसर है कि 5 श्रेणियां जो है सिद्ध आत्माएं हैं जैन का। ठीक है? वे आत्मा होते हैं जिन्हें मुक्ति प्राप्त कर ली है, जिसका अर्थ है वे जन्म और मरण के चक्कर से जो है वो मुक्त हो चुका है। और ये कितना है? ये 5 है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे याद रख लेना है कि सिद्ध आत्मा 5 गो है। ठीक है? 79 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करने दिया गया है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जितना आप लोग इसमें स्टार लगा सकते हैं उतना कम है। और ये वाला टॉपिक आप लोग को स्पेक्ट्रम का लास्ट वाले एरिया से या फिर बिपिन चंद्रा से आप लोग को ये वाला टॉपिक कवर करके ही जाना है। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ये वाला टॉपिक को, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन बनता है। सभा समिति, ये वाला एरिया को। ठीक है? और मैंने आपको हर वीडियो में इस बारे में आप लोग से चर्चा किया है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित होगा? आत्म सभा से संबंधित होगा। ए का 2, ए का 3, सॉरी, ए का 3। तो ए का 3 यहाँ आ रहा है और क्वेश्चन खत्म। 79 का क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर 2। आत्मारंग पांडुरंग ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। केशव चंद्र सेन ये ब्रह्म समाज से संबंधित है और देवेंद्र नाथ टैगोर ये आदि ब्रह्म समाज से संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 याद रखना है। इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट को कि कौन किससे संबंधित है। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा।
तो ये केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, ये तीनों में जो है थोड़ा-सा कन्फ्यूजन करने वाला एरिया है। इसीलिए जो है बहुत ही बारीकी से इसको आप लोग को कवर करना है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें 2 नंबर, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, ठीक है? आप लोग एक अलग से कॉपी लेकर के ये सब आप लोग मेंशन करके रखिए ये सब के बारे में, क्योंकि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी पूछता है ये सब, कि आप लोग को दे देगा ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, देव समाज, फिर प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, फिर मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे पेट्रियोटिक, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ये सब को दे देता है और उसको बोलता है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाओ उसको। तो तभी बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है वो क्वेश्चन, अगर आप लोग को ईयर नहीं पता है तो। ठीक है, यहाँ पे ईयर तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग को कमेंट करके सब सभी का ईयर को आप लोग को बताना है कमेंट करके, ठीक है? आप लोग को बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा यदि आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे द्वारा पूछा गया आंसर क्वेश्चन का यदि आप लोग आंसर देते हैं, तो एग्जाम हॉल में आप लोग को थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पास्ट में बहुत पूछा है। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय हम लोग के पास है नहीं, इसीलिए सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो जो पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, उस उसको मैं आप लोग को कमेंट करने के लिए, वही सब क्वेश्चन मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि वो सब आप लोग कमेंट करो। क्योंकि ये जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए दिया पूछे हैं, जो बोले कि कमेंट कीजिए आप लोग, इससे आप लोग देखिएगा कि आगे जा करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा है, ठीक है? तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि आप लोग को ही फायदा होगा अगर आंसर देंगे तो, और अगर आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप लोग का नुकसान है। सीरियस कितना है आप लोग, तो ये तो आप लोग को ही पता होगा कि एग्जाम को लेके, या आप लोग को जेआरएफ करना है या नेट करना है, या फिर ऐसे ही फॉर्म भर दिए हैं 600 रुपया दे करके, या फिर जो भी कैटेगरी से आप आते हो, ठीक है? और फिर एग्जाम देने के लिए भी जाना पड़ता है, फिर उसमें खर्चा होता है, बहुत तरह का खर्चा होता है। तो सिर्फ फॉर्म भर देना ही सफिशिएंट नहीं होता है, उसको बारीकी से पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। खैर, ये सब बात ये सब बात आप लोग को एक टीचर बताएगा। यहाँ पे मैं कोई टीचर नहीं हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो कि थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस, पहला बार में नेट क्लियर करने से थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, 1% एक्सपीरियंस हुआ है। और हर क्वेश्चन को मैंने लगभग लगभग 3 बार करके क्वेश्चन हर ईयर को मैंने सॉल्व किया है। तो इसीलिए थोड़ा मोड़ा आइडिया मुझको लग गया है कि कौन सा एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा एरिया से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन सा एरिया से किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में, और ये भी एरिया जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में भी बताया है कि ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंशियंट का। बुक एंड ऑथर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन रहता है। तो कुमारपाल चरित्र संग्रह, गढ़वाहो, हमीर महाकाव्य, प्रबंध कोश। तो जो सबसे फेमस है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा है, प्रबंध कोश से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूजीसी, ये राजशेखर का है, डी का टू। और ऑप्शन खत्म, मतलब क्वेश्चन खत्म, ये 2 नंबर जो है सही हो जाएगा। गौड़वाहो से भी क्वेश्चन पूछा है, वाकपति राज का है ये। और ये हमीर महाकाव्य नैचंद सूरी का है। और कुमारपाल चरित्र ये है जैन आचार्य हेमचंद्र का। तो ये वाला जो कुमारपाल चरित्र है, इसको छोड़ करके बाकी ये तीनों से यूजीसी बहुत बार क्वेश्चन बना चुका है ऑलरेडी। तो इसके बारे में याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये आप लोग को पीडीएफ में जाकर के डिटेल में पढ़ लेना है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आज ही हम लोग 81 से 100 तक आज ही हम लोग कवर कर लेते हैं। मतलब कि दिसंबर वाला पेपर को आज ही हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग को सीरियस वे में बैठ करके कवर करना है, और अगर आप लोग थक गए हो तो 2-4 मिनट का आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। हालांकि थकना नहीं है, क्योंकि आप लोग को 3 घंटा एग्जाम हॉल में बिताना है, और टोटल 150 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। तो इसीलिए थकना तो बिल्कुल अभी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख 13 में कहा है, वह ब्राह्मण और श्रवणों के लिए समान सम्मान रखता है। तो ऐसा बात कुछ 13 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो ए हो गया इसका असत्य।
तो इस तरह का क्वेश्चन का एक फायदा है कि अगर एक भी असत्य है तो इसको आसानी से आप लोग छांट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए असत्य है और फिर इसको पढ़ने का फिर ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ता है। वह स्वधर्म स्वभाव में विश्वास करते थे, ये बात इसका सही है। तो ये जो टॉपिक है सम्राट अशोक से रिलेटेड पता नहीं गला में आखिरकार क्या फंस गया है मेरा। कोई बात नहीं। तो ये जो टॉपिक है अशोक का अभिलेख शिलालेख, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यूजीसी पहले इससे बहुत क्वेश्चन बनाया करता था। अभी जा करके थोड़ा सा कम कर दिया यूजीसी इसके ऊपर, नहीं तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनाता था। 1 2 3 4 दे देता था और उसके सामने क्या क्या संबंधित है उससे वो वाला पूछता था। तो इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आप लोग अच्छा से, बिल्कुल अच्छा से इसको कवर करके आप लोग को रखना है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह को कुचलने में बहादुर शाह की विफलता के पीछे का क्या कारण था? सिख की स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त था। सही बात है। सिखों ने इलाकों को कुशलतापूर्वक उपयोग किया और युद्ध के गुरिल्ला का पालन किया। ये भी सही बात है। मुगल सेनापतियों की आपसी ईर्ष्या और झगड़ा। ये भी सही बात है। सिख विद्रोह की प्रकृति और उनकी रणनीति के विरुद्ध साम्राज्यवादियों को कमजोरी। ये भी सही बात है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बांदा बाद बहादुर शाह ने राजद्रोह का कानून लगा दिया, जिससे आम जनता विद्रोह पर उतर आई। ये वाला इसका जो है ना गलत स्टेटमेंट है। ई जो है वो गलत है। और सिर्फ अगर हम लोग को यही पता है कि ई गलत है तो ए बी सी डी इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल है। सिख स्थानीय जनसंख्या का इसको समर्थन प्राप्त था। सिख को कुशल उपयोग किया, गोरिल्ला पद्धति का उपयोग किया गया। आपस में ही ईर्ष्या था मुगल कमांडरों के बीच में। और सिख विद्रोह के प्रकृति उनके रणनीतिक खिलाफ साम्राज्यवादियों का कमजोरी था। तो ये वाला सिख से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आप लोग देख रहे होंगे कि सिख से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, सौंदरानंद काव्य के लेखक कौन है? तो ये वाला एरिया से कभी कभी यूजीसी कभी मैच द फॉलोइंग करने पूछ लेता है, कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, और इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। सौंदरानंद को किसका रचना है? ये अश्वघोष की रचना है। फेमस क्वेश्चन है। अश्वघोष का फेमस लेख मतलब कि ये रचना है सौंदरानंद। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अश्वघोष किसके दरबार में थे ये। ठीक है। मृच्छक, अच्छा। और जो बाकी सब जो ऑप्शन है, शूद्रक, भास और आर्यदेव, तो इससे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्वेश्चन बन चुका है। शूद्रक से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, भास से भी और आर्यदेव से भी। शूद्रक का क्या था? शूद्रक का था मृच्छकटिका, द लिटिल क्ले कर्ट। ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। भास के द्वारा एक नाटककार जो कालिदास को भी पहले का था। भास की संस्कृति में लिखी गई नाटक का श्रेय दिया जाता है। उनकी रचनाएं जैसे उरुभंगा और कर्णभार अपनी नाट्य की गुणवत्ता और नैतिक दुविधाओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो भास का रचना के बारे में याद रखना है, उरुभंगा और कर्णभार। तो ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यूजीसी अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं बनाया है, जैसा कि पूछा जा सकता है ये वाला। ठीक है। आर्यदेव, से क्वेश्चन बन चुका है। ये एक बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग दर्शन में उनके योगदान के लिए ये जाने जाते हैं। और अश्व घोष तो एक सौंदरानंद के ये लेखक है ही। ठीक है, बौद्ध परंपरा को मानने वाले। क्वेश्चन नंबर 84 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप लोग को वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ लेना है। पहला बात बोल रहा है कि जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिर उस जमान की उपाधि प्रदान की थी। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। जहांगीर ने, ये बात सही है, जहांगीर ने चित्रकार अक्का राजा को नादिर उस असर की उपाधि दिया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये अक्का राजा को नहीं दिया गया था, ये दिया गया था अबुल हसन को दिया गया था। अबुल हसन को नादिर उस जमान और मंसूर हजाज को दिया गया था नादिर उस असर का, मतलब कि आसमान का अजूबा। तो बी नंबर तो गलत है, सरासर गलत है। बी, बी और बी। तो 3 नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये वाला कहाँ से पूछ लिया है? ये वाला जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुगल काल का चित्रकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा है। और ये इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। ये फालतू का इतना इतना लंबा क्वेश्चन सिर्फ बना दिया गया है बहुत इजी ही। अगर ये पता है कि अक्का राजा को नादिर उस असर नहीं कहा जाता है तो आंसर आप लोग के सामने है, ऑप्शन नंबर 3।
हालाँकि और हम लोग पढ़ लेते हैं, जहांगीर के एल्बम में चित्रों की सीमा, सजावट सामाजिक विषयों को दर्शाने वाले दृश्य से संबंधित है, समृद्ध है। तो ये बात तो सही है, जहांगीर को चित्रकला में बहुत रुचि था। शाही दरबार का दौरा करने वाले जेसुइट पिता फर्नोआ गोरियो ने उल्लेख किया है कि जहांगीर को चित्रकला की यूरोपीय कला पसंद थी। तो ये बात सही है, और सी नंबर भी जो सही है, उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के क्षेत्र में सबसे महान चित्रकार से एक था, जो जानवर और पक्षियों का चित्र करने में माहिर था। इससे भी यूजीसी अलग से क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट देकर के मंसूर से। ठीक है, तो ये वाला भी इसका स्टेटमेंट सही है। तो जो भी मुगल काल का चित्रकला जो है, तो वो लोग आप लोग कंठस्थ करके रखना, आप लोग अपने यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। किसने कहा था कि साम्राज्यवाद का उत्थान और पतन चर्बी वाले कारतूस का मामला नहीं है? कार्नवालिस, लिट्टन, डिजरेली, मेयो। तो ये वाला जो कथन है, ये डिजरेली के द्वारा कहा गया था। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये डिजरेली के द्वारा कहा गया था। इस उद्धरण का श्रेय डिजरेली को देता, मतलब कि दिया जाता है। और डिजरेली कौन था ये? एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता और प्रधानमंत्री, जो शाही मामलों में अपना भागीदारी और टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। किस लेखक ने शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में प्रत्यक्ष सूचना दी है? ये तो, अगर हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में अगर पढ़ते हैं, तो शेरशाह सूरी में एक जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो है अबुल फजल नहीं है, खफी खान भी नहीं है, बंदायूनी भी नहीं है, यह अब्बास खान शेरवानी है, जो कि तारीख शेरशाही जो लिखता है। तो अब्बास खान शेरवानी जो है इसका इम्पोर्टेंट, उस समय का प्रोमिनेंट लेखक है ये, जो कि शेरशाह को बहुत बढ़ चढ़कर बताया जाता है, जिसको कि अब्दुल हलीम जो है इसका आलोचना भी करते हैं, ठीक है। अबुल फजल ये अकबर से संबंधित है, खफी खान भी नहीं है, बंदायूनी भी अकबर से संबंधित है। तो ये इजी क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। अब्बास खान शेरवानी जो है शेरशाह का तारीख शेरशाही लिखता है, और राजस्व प्रशासन के बारे में बताता है, मुद्रा सुधार के बारे में बताता है, सड़क जलमार्ग कानून व्यवस्था कल्याण परियोजना, जो कि 1540 से लेकर के 1540 से लेकर 45 तक शेरशाह सूरी ने जो जो भी सुधार किया था, सभी के बारे में जो है बताया जाता है, ये शेरखानी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 में हम लोग चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है? 1604-5 में अकबर के दरबार में तंबाकू की शुरुआत हुई। सही बात है। लहरी बंदर सिंध का प्रमुख बंदरगाह था, जहां से फारस की खाड़ी में सूती कपड़ा निर्यात किया जाता था। ये भी सही है। पिपली का बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि पिपली का बंदरगाह कहाँ पे था, ठीक है। ये मालाबार में नहीं था। मोरलैंड के अनुसार 1614 से 1660 के बीच भारत में 13 अकाल पड़ा। तो मोरलैंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उस समय के हिस्टोरियन थे, जिसने कि एक इम्पोर्टेंट किताब लिखा था, उसका नाम था द अग्रेरियन सिस्टम, द अग्रेरियन, इसको याद रखना है। द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, MOSLEM, मुस्लिम इंडिया जो है, ये इनके द्वारा लिखा जाता है, मोरलैंड के द्वारा। और द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, और इसमें यह बताया जाता है कि मुगल काल का जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो कैसा था, और कृषक का स्थिति कैसा था, जमींदार कैसे वो लोग शोषण कर रहे थे, ये सभी के बारे में मोरलैंड लिखते हैं। और एक है मोरलैंड के साथ साथ एक इरफान हबीब भी है। इरफान हबीब का भी इसी तरह का एक पुस्तक है, जिसका नाम है द अग्रेरियन सोसाइटी ऑफ मुगल इंडिया। ये है किताब है, द अग्रेरियन सोशल द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये है इरफान हबीब का। और द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, ये है आपका जा करके मॉरलैंड का किताब। तो ये दोनों का किताब को याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी इसका सही है। 16वीं सदी में सॉल्ट पीटर में सबसे बड़ा पूर्ति कश्मीर से होता था। नहीं, कश्मीर से नहीं होता था, ये होता था पटना से होता था, ठीक है। और सॉल्ट पीटर बारूद बनाने के लिए यूज होता है। तो डी और ई को अगर हम लोग काट देते हैं, डी को काट देते हैं, ई को काट देते हैं, डी को काट देते हैं, तो ए बी सी जो है इसका, नहीं, डी तो सही है ना, सी और ई को काटना है, ई को काटना है, सी को काटना है, सी को काटना है, डी सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है, मॉरलैंड वाला स्टेटमेंट सही है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर। यह सरासर समय की बर्बादी है जब तक कि शोधकर्ता यह नहीं जानता कि क्या लेना है, क्या हटाना है और कैसे वर्गीकृत करना है। किसने लिखा है, ये बात किसका है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 10 से जो है स्टेटमेंट बेस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, वो स्टेटमेंट किसका है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है याद रखना है, ये बी शेख अली का ये वाला बात है कि एक शोधकर्ता समय बर्बाद करता है जब तक कि वो ये नहीं जान लेता है कि क्या लेना है और क्या हटाना है और कैसे वर्गीकृत करना है। ठीक है। शेख अली एक इतिहास और इतिहास लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और महत्व पर प्रकाश डालता है, सटीकता के महत्व पर प्रकाश डालता है। ई एच कार ये तो इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज हिस्ट्री लिखा गया था। जी एस पांडे विशेष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान इनका भी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था आधारित है, तो मौर्यकालीन का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि उत्पादन हाँ, स्मिथिंग उद्योग हाँ, कपड़ा उद्योग हाँ, कागज प्रौद्योगिकी। तो उस समय में ऐसा कोई भी बात नहीं था कागज का। तो डी जो है वो कट कर देना है हम लोग को, डी डी डी। तो ए बी सी ई ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का। ये आप लोग को पीडीएफ से पढ़ लेना है डिटेल में जा करके, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा बन जाएगा और आप लोग को मज़ा नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा, बोर हो जाएंगे। फिर आप ही लोग कमेंट करके बताएंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत में जैन धर्म के निरंतर अस्तित्व में रहने का क्या कारण है? जियो और जीनो दो सही बात है, अहिंसा परमो धर्मा सही बात है, व्यापार और वाणिज्य ये भी सही बात है, खून के बदले खून का स्वरूप ये बताइए। ये किस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है? ये तो बिल्कुल भी गलत है, डी को काट देना है, सीधा सीधी बात है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ए बी सी ई आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हार्ड लगभग 10-15 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आउट ऑफ द बॉक्स रहता है, और वो ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि सबके लिए आउट ऑफ द बॉक्स है, वो आपके लिए सिर्फ नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डरना नहीं है। जिनका भी नेट हो गया वो जेआरएफ के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है, मतलब जिनका नेट नहीं हुआ है, वो सीधे आप लोग जेआरएफ का ट्राई कीजिए। सीधे जेआरएफ का ट्राई कीजिए और 190 नंबर तक पहुंचने का आप लोग कोशिश कर सकते हैं। और अगर जनरल आप से आप लोग आते हो तो फिर 204 हाईएस्ट कटअप गया है अभी तक का। तो इसी हिसाब से आप लोग पहले अपना कटअप डिसाइड कर लीजिए कि कितना कटअप लाना है, कितना क्वेश्चन सही करना है। 100 में 100 क्वेश्चन सही करने का जरूरत नहीं है, और वो कर भी नहीं पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो तुक्का में मारना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक कंबन द्वारा नहीं लिखा गया था? एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंबन, कंबा रामायण, ये लिखा गया था मुअर उला। सोडोपक सोडोपक्कर अन्याथी ये भी लिखा गया था, एरुलु पाथु। ये तो कंबन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, एरिलो पाथु ये तो कंबन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है ये। तो ये लिखा गया है, ये लिखा गया है और ये भी लिखा गया है। तो मुअर उला जो है ये कंबन के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो मुअर उला किसके द्वारा लिखा गया है? ये बताया जाता है कि ओथम दानर नामक कवि या अज्ञात समूह के द्वारा ये लिखा गया है मुअर उला। ठीक है। बाकी जो है कंबल रामायण जो है इसके द्वारा लिखा जाता है, कंबन के द्वारा लिखा जाता है। और बाकी जो भी था वो सारा कुछ कंबन के द्वारा लिखा जाता है। सडोपकर अन्याथी और एरुलुपाथु तो याद ही रखना है बिल्कुल, क्योंकि यूजीसी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है उससे पास्ट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत में शामिल क्या है? रामायण है, सिक्का है। सिक्का क्यों रहेगा साहित्यिक में, आप ही सोचिए जरा। सिक्का को सबसे पहले तो काटिए, तो बी 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 खत्म। ऑप्शन नंबर 4 मेगास्थनीज का इंडिका और अर्थशास्त्र, भगवद गीता, महाभारत, सॉरी महाभारत। तो ये सब साहित्यिक स्रोत है, सिक्का साहित्यिक स्रोत में नहीं आता है, सिक्का नहीं आता है। ठीक है, ये वाला बाकी सब साहित्यिक स्रोत है। हालांकि रामायण और महाभारत को पूर्ण रूप से हिस्टोरियन साक्ष्य के रूप में पर उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात को भी आप लोग को याद रखना है। चूड़ामणि एक आभूषण है, चूड़ामणि क्या है? धातुओं से बना हुआ है हाँ, हनुमान द्वारा देवी सीता को दिया गया हाँ, बंगाल में स्थान का नाम है ये नहीं है, मतलब कि सी नहीं है। ठीक है, स्थान का नाम ऐसा कुछ नहीं है, सी नहीं है। ए बी डी ई जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को यूजीसी ने जो है
गलत बता दिया है, अनुसार के हटा दिया है इसको, ठीक है? ये मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा-सा गड़बड़ है इसका, इसको सही होगा बी और डी होगा। तो आप लोग को देख लेना है बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि देवी सीता को दिया गया था और बालों में सजाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं 90 94 नंबर क्वेश्चन, और ये देखिए पूछा है मैच द फॉलोइंग, और ये पूछा है कालिदास का रचना से पूछा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बना है। तो जो भी मैं आप लोग को डे 1 से लेकर के डे 18 तक जो भी आप लोग को कवर किया है, वो आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि किस-किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि मैंने आप लोग को हर बार, हर तरह का, हर सिनेरियो में आप लोग को बताया है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे ऐसा पूछा जाता है, यहाँ पे वैसा पूछा जाता है। तो ये वाला के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ। कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम। तो जो सबसे पहले जो पता है, एकदम कंठस्थ पता है, उसी को आप लोग मिलाइए। जैसे कि ऋतु संहार, ये 6 ऋतु के बारे में व्याख्या करेगा, सी का 4 को मैच करना है सबसे पहले। सी का 4 2 जगह आ रहा है। मालविका अग्निमित्रम, ये तो अग्निमित्र के बारे में बताया गया है, एक प्रेम प्रसंग है। शुंग काल का ये है अग्निमित्र, मतलब कि डी का 3। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 3। और सिर्फ मालविका अग्निमित्रम के बारे में ही यदि पता है, तो डी का 3 से सीधे एक ही जानने से आंसर आ जाएगा। हालांकि इसके बारे में आप लोग को चारों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है, ठीक है? इसका 3 नंबर जो है सही हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा। शिव और पार्वती के बारे में, विवाह के बारे में बताया गया है कुमार संभोग में। उसके बाद विक्रमोर्वशीयम में बताया गया है मार्टन के साथ एक दिव्य अप्सरा के प्रेम की कहानी के बारे में बताया गया है। ऋतु संहार में तो ऋतु के बारे में, और मालविका एक प्रेम प्रसंग है, मालविका अग्निमित्रम का, जो कि पुष्यमित्र शुंग के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किए चार्टर अधिनियम कुल कितना था? 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, ये वाला 4 होगा, ठीक है? 4 जो है टोटल 4 था। क्या गया था? 1793, 1813, 1833 और 1853। और ये वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। चार्टर अधिनियम से अलग से क्वेश्चन पूछता है। भारत का प्रशासनिक जो विस्तार हुआ, प्रशासनिक विस्तार मतलब कि संवैधानिक सुधार जो जो हुआ था 1793, याद रखना, मौजूदा नियम को जारी रखा तथा भारत में कंपनी के शासन की पुष्टि की। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग को ये वाला एरिया को स्पेक्ट्रम से, लक्ष्मीकांत से, या फिर बिपिन चंद्रा से, आप लोग किसी से भी जा करके बहुत डिटेल में सबको आप लोग को कवर करना है। 1861 को भी कवर करना है, 1773 को भी कवर करना है, 1784 को भी कवर करना है, 1858 को भी कवर करना है, 1935 को कवर करना है, 1909 को कवर करना है, 1919 को कवर करना है। तो ये सब जो एरिया है, ये सब एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि मिस नहीं करना है आप लोग को, जिसमें से नंबर आप लोग का उठ सकता है इसमें से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, नक्शबंदी सिलसिला की शुरुआत किसने की? ये एक सूफी सिलसिला का ये क्वेश्चन है, और सूफी सिलसिला बहुत इंपॉर्टेंट है, सूफी और भक्ति दोनों। नियामतुल्लाह कादरी नहीं है, सत्तारी भी नहीं है, मोइनुद्दीन चिश्ती भी नहीं है, बाकी बिल्ला जो है, ये जो है एक सेकेंड, बाकी बिल्ला जो है ये नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित है। बाकी ये तो कादरी से है, ये सत्तारी से है, ये चिश्ती से है, ठीक है? तो ये याद रखना है बाकी बिल्ला के बारे में। ये नक्शबंदी आदेश को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यह आदेश मौन धिक्कार, ईश्वर का स्मरण पर जोर देता है। बाकी बिल्ला के प्रयासों ने भारत में आध्यात्मिक पथ के प्रसार को महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये बात को याद रखना है। लेकिन जो बाकी ये जो है, ये वाला जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग को पीडीएफ में जाकर के जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसे गैर वैदिक उपनिषद नहीं कहा जा सकता? गैर वैदिक उपनिषद नहीं कहा जा सकता। जवाला उपनिषद, गर्भ उपनिषद, सुबाला उपनिषद, केन उपनिषद। तो ये जो है जिसको नहीं कहा जा सकता वो है केन उपनिषद, ठीक है? और ये बाकी उपनिषद से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाला उपनिषद जैसे कि
आत्मन, स्वयं और परम वास्तविकता मतलब कि ब्रह्म के बारे में बात किया जाता है। गर्भ उपनिषद यह पाठ आत्मा पर चर्चा के साथ भ्रूण के दर्शन और मानव शरीर के विकास पर जोर देता है। सुबाला उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। यह पाठ ब्रह्म, संसार की प्रकृति और व्यक्तिगत आत्मा के बारे में बात करता है, मतलब सभी आत्मा के बारे में बात करता है। और ये जो है केन उपनिषद उपनिषदों में से एक माना जाता है और सामवेद से ये संबंधित है। ये देखिए, ये सामवेद से संबंधित है केन उपनिषद, और ये जो सुबाला उपनिषद है ये यजुर्वेद से संबंधित है। तो ये बात को भी याद रखना है, क्योंकि ये वेद से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि हर चीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर चीज को कवर करना है। तो हर चीज को कवर नहीं करना है, जिसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो वाला तो आप लोग को फोकस करना ही है बहुत ज्यादा, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जो जो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है उस सबको आप लोग थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख करके आप लोग उस लोग को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, लेकिन हाँ, जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रहता है उसी से जेआरएफ डिसाइडेड होता है, ये बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 1857 से पूछ लिया क्वेश्चन ये वाला। 1857 के विद्रोह के किस नेता के बारे में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिश स्टील के योग्य एकमात्र शत्रु है, ब्रिटिश स्टील के योग्य एकमात्र शत्रु है। तो ये किसके बारे में कहा गया था? तात्या तोपे नहीं, नाना साहब नहीं, अजमुल्ला के बारे में भी नहीं। ये कहा गया था कुंवर सिंह के बारे में, जो कि ये क्या हो रहा है बार बार, यह कुंवर सिंह जो कि बिहार से संबंधित रहते हैं। 1857 में कुंवर सिंह, उनके वीरता लड़ाई के लिए अंग्रेजों ने कहा था कि ये स्टील के समान है। और ये देखिए कि ये लगभग 80 वर्ष की अपनी उन्नत उम्र की अवस्था में जो है ये बिहार में एक सफल विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। समझ रहे हैं, 80 वर्ष की उम्र है ये, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुंवर सिंह। अब बाकी तात्या तोपे, नाना साहब और मौलवी अजमुल्ला, इसके बारे में भी याद रखना है। और कहाँ कहाँ से इन्होंने अपना नेतृत्व किया था इसके बारे में भी याद रखना है। और फिर से देखिए ये क्वेश्चन, जिसके बारे में मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ कि एक बीडी सावरकर और एक सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों जो है यूजीसी नेट का बहुत फेवरेट है, ये दोनों पर्सनैलिटी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड पूछा है, 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष कर रहे थे ये सीताराम रमैया को, पट्टाभी सीतारमैया को हराया गया था। तो ये बात तो सही है। 1933 में लंदन में एक राजनीतिक सम्मेलन में उनके अनुपस्थिति में दिए गए उनके भाषण का शीर्षक लंदन थीसिस था, ये वाला बात भी सही है। और इसको आप लोग इंडिविजुअली याद रख लेना है कि लंदन थीसिस जो है ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। 1922 के गया अधिवेशन में वे देश बंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में काम कर रहे थे, तो ये भी सही बात है। और 1922 वाला कहाँ पे होता है? ये होता है बिहार में, ये वाला बात भी याद रखना है। इंडिया पिलग्रिम उनकी अधूरी आत्मकथा का शीर्षक है, सही बात है। वह अनुशीलन समिति के सदस्य थे, ये गलत बात है, क्योंकि अनुशीलन समिति बहुत पहले का कहानी है। तो ई को आप लोग काट सकते हैं, ई को काट सकते हैं, ई को काट सकते हैं, ई को काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर आ जाएगा। और ये जो है पूरा का पूरा पीडीएफ में आप लोग को डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर, ये दोनों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और ये दिसंबर 2023 का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग को वीडियो को पॉज करके आंसर देना है। मलिक अंबर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, जो कि दक्कन का है ये बंदा, और जो एक अफ्रीकी रहता है, अफाकी, अफाकी ये है। मलिक अंबर को अहमदनगर ने मुर्तजा निजाम शाह के मंत्री चिंगीज खां को बेच दिया गया था। तो ये बात सही है, हजार दास में से एक रहता है मलिक अंबर। भटवाड़ भटवाड़ी की लड़ाई दक्कन के इतिहास में मलिक अंबर द्वारा जीती गई निर्णायक लड़ाइयों में से एक था। तो ये वाला बात भी सही है। 1607 में मलिक अंबर ने अपनी राजधानी दौलताबाद से लगभग 10 मील दूर खिड़की में स्थानांतरित कर दी। नहीं, ये बात जो है ना इसका गलत है। तो सी को आप लोग काट सकते हैं, आंसर आ गया ABDE। अब्दुल्ला खान को हराया था मलिक अंबर ने। मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था मुख्यतः राजा टोडरमल के मॉडल पर आधारित थी, ये वाला बात भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाता है। दो दो हस्ती जो है दक्कन में इंपॉर्टेंट है, एक है मलिक अंबर और दूसरा है महमूद गावा। ये दोनों के बारे में क्वेश्चन यूजीसी बनाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है,
क्योंकि ये दोनों का आप लोग उपलब्धि अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इससे क्वेश्चन क्यों बनाया जाता है। एक दास होते हुए भी एक सत्ता पाने वाला, मतलब कि एक सुल्तान के पदवी तक पहुंचने वाला ये दोनों बंदा रहता है, मलिक अंबर और महमूद गावा। बहुत उच्च पद पर ये दोनों पहुंच जाता है दक्कन की राजनीति में, ठीक है। इसीलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है हम लोग का आज का डिस्कशन, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से 100 तक, मतलब कि 40 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग का दिसंबर 2023 का आप लोग का खत्म हो चुका है यूजीसी नेट का। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसके पहले का, मतलब कि जून का बात करेंगे। अब हम लोग जून 2023 हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और जिनको भी ये जरूरत है आप लोग उसके साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप लोग को बेनिफिशियल आप लोग के लिए यदि हो रहा है तो आप लोग दूसरा को भी ये वाला शेयर कर सकते हैं। और यदि बेनिफिशियल नहीं हो रहा है तो शेयर करने का जरूरत नहीं है। बस आप लोग को फीडबैक दे देना है कि लाइक लाइक या डिसलाइक करके आप लोग को फीडबैक देना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग के लिए ये हेल्पफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लग रहा है। और आप लोग को मैं डे वन में ही बता चुका हूँ कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट, सॉरी आई एम नॉट अ टीचर और नॉट अ यूट्यूबर, आई एम ओनली अ स्टूडेंट, जिसने कि मैंने अ, अपना यूजीसी नेट पहला अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है। और हर पीवाईक्यू को मैंने 3-3 बार करके लगभग लगभग अटेम्प्ट किया है, और एनालाइज तो मैंने बहुत बार किया है। इसीलिए थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आप लोग को थोड़ा सा आप लोग के लिए हेल्प हो जाए, ज़्यादा इधर उधर माथा पटकी का आप लोग को जरूरत, माथा इधर उधर ना पटकना पड़े, एक ही चैनल में आप लोग को सारा कुछ मिल जाए। तो जितना जहाँ तक मुझसे हो पाएगा वहां तक मैं आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को किस तरह का ये वीडियो लग रहा है, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो आज का बन चुका है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। लाइक या डिसलाइक करके तो बता ही देना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखिए, अपना हेल्थ पर ध्यान रखिए। और अपने करियर को लेकर, आप लोग का करियर जो भी है, आप लोग का टारगेट जो भी है, एकदम सीरियस वे में उसका तैयारी करते हुए चलना है। कोई भी कमी नहीं आने देना है। अभी रजाई से निकलने का बहुत कोई को मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन यही वो समय है जब आप लोग को स्प्रिंट मारना है, सबसे आगे निकल जाना है, ठीक है। खैर, मोटिवेशन वाला बात अब हम लोग मोटिवेशन का मोटिवेशन तो मुझको आता नहीं है मोटिवेट करने के लिए। बस काम के थ्रू ही आप लोग को मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा न्यू यूजीसी नेट सीरीज होगा जून का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।